सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर मूल्यांकन के प्रकारों के विषय में समझेंगे कि मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं और मूल्यांकन किस तरीके से बच्चों के किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 मूल्यांकन आज पढ़ने हैं। योगात्मक मूल्यांकन, रूपात्मक या फिर संरचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों, यहाँ पर जो आपको तीसरा और चौथा मूल्यांकन दिख रहा है, इसके विषय में आपको विस्तार से पढ़ना है और इन दोनों के विषय में भी आपको जानना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, इसके विषय में आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे। दोस्तों, आपके फर्स्ट पेपर में लगातार मैं क्लासेस ले रही हूँ। अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है और नोट्स नहीं बनाया तो प्लीज बना लीजिए, क्योंकि ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके डीएलएड के लिए नहीं, आगे चल के आपको यूपी टेट और सुपर टेट में भी बहुत मदद करेंगे। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिए। तो चलिए हम देखते हैं कि योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों, जो योगात्मक मूल्यांकन है, ये सबसे खराब मूल्यांकन इसको कहा जाता है, सबसे घटिया मूल्यांकन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आखिर में इसका क्या रीजन है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब बच्चे शुरू में, अभी तो फिलहाल अप्रैल से सत्र चलने लगा है, लेकिन आपको भी पता है कि पहले जुलाई से सत्र चलता था स्कूलों में। तो जुलाई में स्टार्ट हुआ सत्र, उसके बाद एग्जाम जुलाई चला गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। खासकर अगर मैं हाई स्कूल की बात करूं, हाई स्कूल अगर कोई बच्चा 10th में है तो सीधे उसको बोर्ड एग्जाम देने होते हैं। तो बोर्ड एग्जाम सिर्फ एक बार साल में उसे देना होता है, मार्च या अप्रैल में। तब तक वो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक वो कोई पढ़ाई नहीं करते, बच्चे विशेष रूप से गंभीर नहीं होते हैं। केवल क्या होता है इसमें, जब सत्र की परीक्षा होती है तो वो क्या सोचते हैं कि जब परीक्षा आने वाली होगी, जब नजदीक होगी, तब हम पढ़ाई करेंगे। तो शुरुआत में बच्चे बिल्कुल ढीले होते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, और जब वो देखते हैं दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, तब वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और खूब मेहनत करते हैं, सारे विषयों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपको भी पता है कि पढ़ाई एक दिन में नहीं होती है। पढ़ाई जब शुरू से बच्चा करेगा अच्छे से, तब उसकी पढ़ाई अच्छी होगी। अब इसका नतीजा क्या होता है, जब बच्चे बोर्ड का एग्जाम देते हैं, कई बच्चे फेल हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको पता है, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, फेल होने के बाद फिर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे फांसी लगा लेते हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी आत्महत्याएं रुकती नहीं है। तो ये सब चीजें क्यों होती है? क्योंकि ये बहुत ही घटिया मूल्यांकन है। और इस तरीके का जो मूल्यांकन होता है सत्र के केवल अंत में, यानी कि साल भर में केवल एक मूल्यांकन, और उसी के आधार पे आपने पूरे, जितना बच्चे ने पूरा साल भर में जो भी चीजें की, आपने बस उसी पर नंबर दे दिया। तो यहाँ पर ये जो योगात्मक मूल्यांकन है, इसमें सबसे खराब प्रणाली, इसे सबसे खराब मूल्यांकन की प्रणाली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सत्र के अंत में केवल एक परीक्षा, साल भर में केवल एक परीक्षा होती है। और इससे क्या होता है, बच्चे पहले तो खुश रहते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन जब एग्जाम बिल्कुल सर पर होता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और आपको बताया कि साल भर की पढ़ाई बच्चा 10 दिन में नहीं तैयार कर सकता है। तो इसलिए जो योगात्मक मूल्यांकन है, ये सबसे बेकार मूल्यांकन प्रणाली है। इसके बाद दूसरा है, ये बहुत ही अच्छा है, रूपात्मक अथवा संरचनात्मक मूल्यांकन। तो यहाँ पर आप देखिए, शिक्षक का पढ़ाते समय ही बच्चे का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। दोस्तों, रूपात्मक या फिर संरचनात्मक मूल्यांकन जो होता है, शिक्षक का पढ़ाते समय ही बच्चे का मूल्यांकन करना संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यहाँ पर कहा गया है, शिक्षक जब पढ़ाते हैं, यानी कि जब वो पढ़ा रहे हैं, जब शिक्षक पढ़ाते समय ही बच्चे का मूल्यांकन कर लेते हैं, तो यह मूल्यांकन संरचनात्मक मूल्यांकन होता है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। टीचर कोई भी गणित का सवाल लगा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई गणित का सवाल लगा रहे हैं, फॉर्मूला बता रहे हैं, फिर वो उसी सवाल को उसी फॉर्मूले पर लगा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं क्लास में जिनको समझ में आ गया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिन्हें समझ में नहीं आया। तो शिक्षक को क्या करना है, शिक्षक ने एक बार सवाल लगा दिया, उसके बाद उसे हर एक बच्चे से पूछना है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं रिपीट करूं, या फिर सारे बच्चों को, जिनको भी आपको डाउट है कि ये बच्चा, इसको समझ में नहीं आया है या फिर ये कहने में हिचकिचा रहा, उस बच्चे को आप बुलाइए और उस बच्चे से पूछिए, आप क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो तो एक बार फिर से हम इसको बताएं, और फिर भी अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप बताइए। और जब तक बच्चा संतुष्ट ना हो जाए, तब तक आपको क्या करना है, समझाना है। क्यों समझाना है? क्योंकि अगर जब बच्चे के अंदर उस ज्ञान की संरचना बन रही है, जब उसको आप समझा रहे हैं, अगर तभी आपने उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया, जब आप वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बच्चे को समझ में नहीं आया आप क्या पढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बच्चा फिर कभी समझ ही नहीं पाएगा। जब उसने आज नहीं समझा, जो
चैप्टर आपने पढ़ाया, जो सवाल आज आपने लगवाया, अगर बच्चे ने आज नहीं समझा तो क्या वो एग्जाम से पहले समझ जाएगा अपने आप? तो ये बहुत जरूरी है एक टीचर के लिए कि जब बच्चे के ज्ञान की संरचना बन रही है, जिस समय जब आप उसको पढ़ा रहे हैं उसी समय उन बच्चों का मूल्यांकन किया जाए कि वास्तव में बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं वो समझ रहे हैं कि नहीं, जो सवाल आप लगवा रहे हैं क्लास में वो बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं। तो पढ़ाते समय ही मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है, या फिर रूपात्मक मूल्यांकन भी इसको हम कहते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा मूल्यांकन है। इसके बाद है तीसरे नंबर पर सतत मूल्यांकन। सतत का मतलब होता है लगातार। जब हम बच्चों का लगातार मूल्यांकन करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? सतत मूल्यांकन कहते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला मूल्यांकन था योगात्मक मूल्यांकन, इसको एनसीएफ 2005 ने बहुत ही घटिया मूल्यांकन बताया, और एनसीएफ 2005 ने कहा कि बच्चे का योगात्मक मूल्यांकन ना करके हमें क्या करना है? सतत मूल्यांकन करना है। सतत मूल्यांकन करने से क्या होगा? जब हम हर 15 दिन पर, हर 20 दिन पर हम उसकी एक परीक्षा लेंगे तो इससे क्या होगा? जैसे अगर आपने मान लीजिए 15 दिन पढ़ाया बच्चों को, या मान लीजिए 20 दिन पढ़ाया, उस 20 दिन की पढ़ाई का आपने क्या किया? टेस्ट ले लिया, या फिर आपने एक छोटा एग्जाम ले लिया। तो इससे क्या होगा? जब आप छोटे-छोटे टाइम पर बच्चों का एग्जाम लोगे तो बच्चों के ऊपर एकाएक बर्डन नहीं पड़ेगा, और बच्चे थोड़ा-थोड़ा सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे, और थोड़े-थोड़े चैप्टर्स को, अगर मान लीजिए टोटल 10 चैप्टर हैं, तो अगर आपने हर 2-2 चैप्टर पर बच्चे का एग्जाम ले लिया तो इस तरीके से लगातार क्या हुआ? 5 एग्जाम में सारे चैप्टर भी खत्म हो गए और बच्चे ने सारे चैप्टर का रिवीजन भी कर लिया। और जब केवल एक बार आप एग्जाम ले रहे हो तो 10 के 10 चैप्टर बच्चे को एक ही बार पढ़ना पड़ता है और एक ही बार सबका रिवीजन करना पड़ता है, तो बच्चे इससे डरते हैं। और जब आपने थोड़ा-थोड़ा बच्चों का टेस्ट लिया, थोड़े-थोड़े चैप्टर का ही टेस्ट ले लिया, तो इससे क्या होगा? बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, बच्चे लगातार पढ़ाई करते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम एकाएक जब जब एग्जाम आ गया तभी बच्चे पूरा सारा पढ़ाई पढ़ रहे हैं या सारे चैप्टर्स को दोहरा रहे हैं। जब आप छोटे-छोटे चैप्टर्स को पढ़ा करके और उनका आप टेस्ट लोगे, छोटे-छोटे एग्जाम लोगे, तो इससे क्या होगा? इससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और बच्चों के सारे चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज भी हो जाएंगे। तो जो सतत मूल्यांकन है, लगातार जो मूल्यांकन है, ये निश्चित अंतराल पर मूल्यांकन, जैसे कि हर 15 दिन पर परीक्षा लेना, क्योंकि बच्चा अचानक से थोपी गई परीक्षा से डर जाता है, इसलिए थोड़े-थोड़े समय में परीक्षा लेने पर बच्चे रिवीजन करते रहते हैं और विषय की तैयारी भी अच्छी हो जाती है। तो इसलिए हर 15 से 20 दिन पर अगर हम एक परीक्षा लेते हैं बच्चों की, तो जो भी बच्चे पढ़े रहते हैं उन 20 दिनों में उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हैं और उसका परिणाम दिखता भी है। तो इसलिए ये जो मूल्यांकन है इसे बहुत अच्छा माना गया है। और सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये जो दोनों आप देख रहे हैं मूल्यांकन, इनके विषय में आपको पूरा एक चैप्टर मिलेगा अच्छे से पढ़ने के लिए, क्योंकि लगातार इसी पर फोकस किया गया है। एनसीएफ 2005 में सतत और व्यापक मूल्यांकन पर ही ध्यान दिया गया है। ये जो साल के अंत में होने वाली परीक्षाएं हैं जिन्हें योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, इन्हें बहुत ही बेकार प्रणाली माना गया है। और इसका रीजन क्या है वो भी मैंने भी आपको बताया है कि कितने सारे बच्चे इससे क्या होता है, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, क्योंकि जब सत्र के अंत में एक ही परीक्षा होती है तो इससे बच्चों के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। और जब आप छोटी-छोटी परीक्षाएं, कई सारी परीक्षाएं बच्चों की लेते रहते हैं तो बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और बच्चे अच्छा स्कोर भी करते हैं। जब आपने हर 20 दिन पर एक परीक्षा ली तो इससे क्या होगा? बच्चे देखेंगे कि अगर उनका पिछला प्रदर्शन खराब रहेगा तो वो क्या करेंगे? अगले टेस्ट में या अगली परीक्षा में सोचेंगे कि और अच्छा नंबर हम लेके आए। तो इससे क्या होगा? इससे वो उनका रिवीजन भी होता रहेगा और वो पढ़ते भी रहेंगे और पूरे विषय का बर्डन एक साथ उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो सतत मूल्यांकन को बहुत ही अच्छा मूल्यांकन कहा गया है। अब जो सबसे लास्ट आपको पढ़ना है व्यापक मूल्यांकन, ये बहुत ही अच्छा मूल्यांकन है और एनसीएफ 2005 में इसकी भी बात की गई है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की ही बात की गई है। तो सतत आपने देख लिया क्या होता है, अब व्यापक मूल्यांकन क्या होता है ये हमें समझना है। तो व्यापक मूल्यांकन भी बहुत ही आसान है। ज्ञान के सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन करना ही व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। अब ज्ञान के सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन करना, इसका मतलब क्या होता है पहले हम ये समझेंगे। तो ज्ञान के सभी, मान लीजिए हिंदी भाषा की परीक्षा या हिंदी भाषा का मूल्यांकन करना है आपको बच्चों का, तो हमारी परीक्षा प्रणाली है वो क्या होता है, जैसे अभी आप डीएलएड में पेपर दे रहे हो तो उसमें क्या होता है कि डीएलएड में हिंदी भाषा ही तो है, तो हिंदी भाषा का पेपर क्या होगा, पेपर आएगा उसमें आपको लिखना होगा। जैसे कि आपको पता है कि आपका जितने भी नंबर का पेपर आता है
आपको उतने नंबर उसमें लिख देना है और आपके हिंदी के ज्ञान की जांच हो गई। मेरे कहने का मतलब है कि जो आपका हिंदी विषय है वो 25 नंबर का आता है और 25 नंबर में आपने कितने नंबर पाए, आप मान लीजिए आपने 21 नंबर पाए, 22 नंबर पाए या 23 नंबर पाए, आपकी जांच हो गई कि आप हिंदी में कितने अच्छे हो। या सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किसकी जांच हो गई, केवल लिखने की जांच हुई है। आप लोगों ने हिंदी में जो भी नंबर पाए सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी लिखावट के ऊपर और आपने उसको कितनी अच्छी से तरीके से याद करके लिखा, बस इसी का टेस्ट हुआ कि आपने कितने अच्छे से उत्तरों को लिखा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, यहाँ पर ये व्यापक मूल्यांकन क्यों कहा गया? व्यापक मूल्यांकन का मतलब है कि किसी भी भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, जैसे हिंदी भाषा में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो 4 कौशल हैं, इन सभी की जांच होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ लिखने की जांच क्यों? अब यहाँ पर आप लोग डीएलएड से ध्यान हटाइए। अब यहाँ पर मान लीजिए 100 नंबर की परीक्षा हो रही है हिंदी भाषा की। कितने नंबर की? 100 नंबर की हो रही है, ठीक है। अब ये जो 100 के 100 पूरे नंबर है, ये हमने किस पर दे दिया बच्चे को? केवल और केवल लिखने पर दे दिया। मान लीजिए हाई स्कूल, इंटर, किसी भी क्लास में बच्चा है, उसका जब हमने मूल्यांकन किया तो हमने क्या किया? पूरा उसको लिखने पर ही नंबर। अब वो 100 नंबर में से चाहे वो बच्चा 90 नंबर पाया हो, चाहे 95 पाया हो, चाहे 80 पाया हो, 85 पाया हो, जो भी नंबर उसने पाया हमने उसको दे दिया और हमने कहा कि हमने उसका हिंदी का मूल्यांकन कर लिया। तो क्या ये असली मूल्यांकन है? हमने क्या किया? जो भाषा के चारों कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हमने लिखने पर तो उसको नंबर दिया, लेकिन सुनना, बोलना, पढ़ना, इन तीनों को क्या किया? हमने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने का मतलब कि हमने उसके सुनने के कौशल की जांच नहीं की, उसके बोलने की कौशल की जांच नहीं की, उसके पढ़ने की कौशल की जांच नहीं की। हमने क्या किया? बस केवल लिखने पर उसे नंबर दे दिया। तो ये क्या है? ये इसको आप लोग सही मानते हो? बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि भाषा का मतलब होता है बच्चे को अच्छे से वो सुन करके उसे बोल पाए, उसे पढ़ पाए और उसे लिख भी पाए। तो हमने केवल लिखने की जांच की, तो ऐसा नहीं करना है। तो एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि बच्चे की जो भाषा है, अब यहाँ पर अगर ये 100 नंबर का पेपर है तो 25 नंबर सुनने पर, 25 नंबर बोलने पर, 25 नंबर पढ़ने पर और 25 नंबर लिखने पर, इस तरीके से 25-25 अंकों में इनको क्या करना है? हमें डिवाइड कर देना है। तो ये जो 100 नंबर है, इन्हें अब देखिए, अब हम जांच कैसे करेंगे या फिर मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो सुनने की जांच हम कैसे करेंगे? मान लीजिए एक टेप रिकॉर्डर में हमने एक कहानी बोल करके हमने क्या किया? उस कहानी को हमने पूरा रिकॉर्ड कर लिया और उसमें 5 से 10 क्वेश्चन भी हमने रखे हैं। तो हमने बच्चे को बुलाया और बच्चे से कहा इस कहानी को तुम्हें ध्यान से सुनना है, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो भी तुम्हें बताना है। या फिर हम क्या कर सकते हैं? हम उस कहानी को बच्चे को सुनाएंगे और फिर हम खुद उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चे से। तो अगर बच्चे ने उस कहानी को ध्यान से सुना है, अगर उस कहानी को उसने ध्यान से सुना है, तो वह 5 के पांचों क्वेश्चन का आंसर दे लेगा। तो 5 के पांचों का आंसर अगर उसने दिया तो उसको हमने 25 में 25 मार्क्स दे दिए। इसके बाद अब हम बोलने का उसकी टेस्ट कैसे करेंगे? बोलने का टेस्ट बहुत ही सिंपल है। बच्चे को हम कोई भी टॉपिक दे देंगे या कोई भी कहानी, कोई भी कविता सुनाने को कह सकते हैं, तो इस तरीके से उसके बोलने का टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद पढ़ना, पढ़ने के लिए हम बच्चे से चाहे बुक पढ़वा सकते हैं अच्छे से, उसके उच्चारण को चेक करेंगे ना हम। पढ़ने में बच्चा हिंदी भाषा में कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा, उसको मात्रा लगाने आती है कि नहीं ठीक से, बच्चा जो उच्चारण करता है वो सही कर पाता है कि नहीं। तो पढ़ने की भी जांच हमने कर ली। जब बच्चा अच्छे से पढ़ लिया तो इस पर भी हमने 25 में 25 अगर उसको देना है। अगर उसने सब कुछ सही से पढ़ा तो 25 में 25 हम देंगे, अगर सही से नहीं पढ़ा तो 24, 23, 21 इस तरीके से भी हम उसको देंगे। तो ये जो व्यापक मूल्यांकन है, इसने कहा जब कोई भी भाषा हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो व्यापक का मतलब है कि ज्ञान के सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन। तो भाषा जो है, भाषा के जो कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन सभी की जांच हमने की, तो ये हो गया व्यापक मूल्यांकन। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि व्यापक मूल्यांकन क्या है। व्यापक मूल्यांकन कहता है कि ज्ञान के सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन करना होता है, क्योंकि जब हम ज्ञान के सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन करेंगे तभी हम सही तरीके से बच्चे की ज्ञान की परख कर पाएंगे। अब आप सोचिए, अगर हमने केवल बच्चे को लिखने पर 100 नंबर में से वो अगर 90 या 95 नंबर पाया, हमने केवल उसको लिखने पर इतने नंबर दे दिए, हमने तो ये देखा ही नहीं बच्चा सही से सुन करके बातों को समझ पाता है कि नहीं, बच्चा अच्छे से बोल पाता है कि नहीं, चीजों को बच्चा पढ़ पाता है कि नहीं, उस भाषा को हमने क्या किया? खाली लिखने पर नंबर दे दिए। तो इस तरीके से दोस्तों हमें क्या करना है, चाहे वो सुनना हो, बोलना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, ये चारों ही कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी को लेकर के हमें चलना है और
सभी पर बच्चा सही से सुन करके चीजों को बता पाता है कि नहीं, बच्चा सही से बोल पाता है या नहीं, बच्चा पढ़ पाता है सही से कि नहीं, भाषा को लिख पाता है कि नहीं, इन सभी चीजों पर हमें गौर करना है, तब बच्चे का मूल्यांकन करना है। यही कहता है व्यापक मूल्यांकन। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आज आपको क्या बताया, योगात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन बहुत ही आसान सी भाषा में सत्र के अंत में होने वाली जो परीक्षा होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन। जैसे कि हाई स्कूल की परीक्षा, जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड। फिर है रूपात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन। संरचनात्मक मूल्यांकन जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय ही बच्चे का जब हम मूल्यांकन कर लेते हैं तो ये क्या कहलाता है, संरचनात्मक मूल्यांकन। यानी कि पढ़ाते समय ही बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बच्चों को चेक करना, खड़े करके बच्चों को खड़ा करके बच्चों से पूछना कि क्या चीजें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं, और बच्चों का टेस्ट लेना। इस तरीके से भी हम संरचनात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर है सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन में ऑलरेडी मैंने आपको बताया, सतत का मतलब होता है लगातार मूल्यांकन। लगातार का मतलब है हर 15 से 20 दिन पर हम बच्चों का टेस्ट लें या बच्चों के छोटे-छोटे एग्जाम लें, जिससे बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बर्डन ना पड़े और वो सभी चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करते हुए चलें। इसके बाद लास्ट में है व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन के विषय में मैंने विस्तार से आपको समझाया कि ज्ञान के सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन करना ही क्या है, व्यापक मूल्यांकन है। इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जो कि भाषा के कौशल होते हैं, इन सभी कौशलों पर हमें नंबर देना है, बच्चे को केवल एक कौशल पर नहीं देना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और जितने मूल्यांकन मैंने आपको यहाँ पर बताए आपको सभी क्लियर हुए होंगे। अब आपको अगले चैप्टर में क्या पढ़ना है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसको पढ़ना है। और ये भी मैं बहुत ही अच्छे से आपको पूरा समझाऊंगी किस तरीके से ये जो पूरा विस्तृत चैप्टर है वो आपको पढ़ना है, और इसमें जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने कॉलेज के ग्रुप पर, अधिक से अधिक फ्रेंड्स हमसे जुड़ेंगे और अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक हम पहुंचेंगे। और जब अधिक से अधिक प्रशिक्षु जुड़ेंगे तो उनकी तैयारी भी बहुत बहुत अच्छी होगी। उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा बस एक ही उद्देश्य है, आप में से हर एक बच्चा गवर्नमेंट टीचर बने, हर एक बच्चा प्राइमरी का टीचर बने, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप लोग का जो लक्ष्य है वो है यूपी टेट, सुपर टेट, क्योंकि आपको पता है कि डीएलएड करने के बाद यूपी टेट और सुपर टेट क्वालिफाई करना होगा आपको प्राइमरी का शिक्षक बनने के लिए। और इसके लिए ऑलरेडी आपको पता है कि हम यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा और आपका साथ बहुत लंबा है और ऐसे ही हमेशा बना रहे, यही कोशिश है मेरी। मैं लगातार कोशिश करती हूँ, चाहे मैं हूँ चाहे आनंद सर है, लगातार हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर स्टडी मटेरियल दें, ताकि आप लोग की जो तैयारी है वो बहुत बहुत अच्छी हो रहे, बहुत ही बेहतर हो और आप लोग जल्द से जल्द शिक्षक बने। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आई बटन है, आई बटन आप यहाँ पर आई बटन है, आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप देखिए और अभी आपको टाइम टेबल भी मिल जाएगा। टाइम टेबल देख करके आप समझ जाइएगा किस तरीके से कैसे आपको सभी विषयों को की तैयारी करनी है, और हम सभी विषयों को पढ़ाएंगे। आप बिल्कुल तैयार रहिए पढ़ने के लिए। और दोस्तों आप लोगों के लिए हम बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल लगातार ऐसे ही लेकर के आते रहेंगे। बस आप चैनल से ऐसे बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको पिछली वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर की तैयारी ऐसे ही करते रहिए दोस्तों और नोट्स बनाते हुए चलिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।